बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सब्जेक्टिव पार्ट वीडियो ऑफ CS611 सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग, जिसके अंदर मैं आपके साथ करंट मिड टर्म का पेपर शेयर करूंगा जो सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाई डज सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी डिपेंड ऑन हार्डवेयर, गिव वन रीज़न। तो सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी हार्डवेयर पे क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयर पर रन होते हैं, इसका ये आंसर है। तो अगर हम इसको प्रॉपर फॉर्मली तरीके से देखें, सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर बिकॉज परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इज अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। उनकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, सच एज प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क स्पेस, नेटवर्क बैंडविड्थ। इन तमाम रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पे सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी डिपेंड कर रही होती है। बेटर हार्डवेयर रिसोर्सेज इनेबल सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म एफिशिएंटली, यानी ये आपने कोई रट्टा नहीं लगाना, अपने अल्फाज में लिखना है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर पे ही रन हो रहा होता है और हार्डवेयर रिसोर्सेज की उसको परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे पास नेटवर्क बैंडविड्थ है, प्रोसेसर है, मेमोरी है, डिस्क स्पेस है, और जितनी अच्छी रिसोर्सेज होंगी उतना अच्छा सॉफ्टवेयर रन होगा। तो ये इसकी सिंपल सी रीज़न है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट एक्टिविटीज़ इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वॉल्व प्रोड्यूसर्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास उस जगह से है जहाँ पे स्टेक होल्डर्स जो हैं ये हमारे पास कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स में उसको डिवाइड करते हैं। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। इसमें से कोई भी तीन आपने याद रखनी है, लेकिन सारी मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दी है कि जो भी तीन आप याद रखें। सॉफ्टवेयर सर्विसिंग सपोर्ट, सिलेक्शन ऑफ मेथडोलॉजीज, टूल्स, लाइब्रेरीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इंश्योरिंग सॉफ्टवेयर यूजेबिलिटी एंड मॉडिफाइबिलिटी। नेक्स्ट है, वाई डू वी नीड टू यूज़ ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स इन प्रोजेक्ट्स। तो ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जो हमें बने बनाए मार्केट से मिल जाते हैं, हमें खुद डेवलप नहीं करने पड़ते। तो हम उनको यूज़ क्यों करेंगे? इसलिए यूज़ करते हैं कि बने बनाए मिल जाते हैं, उनकी टेस्टिंग ऑलरेडी परफॉर्म हुई होती है, उनको प्रोवाइड करने वाले लोग माने जाने होते हैं। तो इसलिए हम ये तमाम चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। तो OTS प्रोडक्ट्स या ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स, जो जिनको प्लगइन्स भी कहते हैं या प्लग एंड प्ले भी कहते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं बिकॉज प्रोवाइड रीयूजेबल फंक्शनैलिटी, रीयूजेबल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, ऑलरेडी डेवलप होते हैं, डेवलपमेंट टाइम कम हो जाता है, रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट भी नहीं लगती, और ऑलरेडी डेवलप्ड एंड टेस्टेड, पहले ही डेवलप और टेस्ट हुए होते हैं। हेल्प एक्सेलरेट प्रोजेक्ट डिलीवरी को एक्सेलरेट करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में बनी बनाई चीज़ हमें मिल जाएगी तो वो टाइम बच जाएगा और प्रोजेक्ट की बाकी चीज़ें अचीव करने में, फुलफिल करने में वो टाइम यूटिलाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 3 रीजंस टू पिक मेंबर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोसेस एक्शन टीम। एक्शन टीम के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन से क्यों मेंबर्स लेने हैं? इसलिए लेने के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को वहाँ के प्रोसेसेस का पता है, उनके पास डोमेन नॉलेज है और इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे आसान हो जाएगी क्योंकि वो इची बिची ऑर्गेनाइजेशन के जानते होंगे। तो यही हम अगर देखें तो मेंबर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन आर सेलेक्टेड बिकॉज दे अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस डोमेन नॉलेज एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज़। थर्ड है कि कैन इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड ईजियर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट रीज़न है। इसके अलावा भी आप अपने अल्फाज में भी इसको लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूस एंड स्टेज रिप्रेजेंटेशन। तो कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन और स्टेज रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कब होती है, क्या होती है, इसको पहले हम अपने अल्फाज में देखते हैं। जो स्टेज रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें डिफरेंट स्टेजेस के, यानी डिफरेंट मैच्योरिटी लेवल्स के प्रोसेस को चूज़ किया जाता है, उनको अचीव करके उस लेवल पर पहुंचने की कोशिश की जा रही होती है। इसको स्टेज्ड कहते हैं कि हम स्टेज में, स्टेप में जा रहे होते हैं। पहले एक लेवल की चीज़ें पकड़ी, उनको अचीव किया, उस लेवल पे पहुंच गए, फिर अगले स्टेज की, अगले लेवल की चीज़ें पकड़ी, उस पे पहुंच गए। ये होता है स्टेज रिप्रेजेंटेशन। कॉन्टीन्यूस में हम कोई किसी लेवल के स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं पकड़ते, बल्कि एक कॉन्टीन्यूस वे में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हुए हम उन प्रोसेसेस को चूज़ करते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए क्रिटिकल हैं या इंपॉर्टेंट हैं, और उन प्रोसेसेस को चूज़ करते हुए हमारे पास जो हायर लेवल्स कैपेबिलिटी के आ जाते हैं हम उन पर चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन फोकस ऑन इंप्रूविंग स्पेसिफिक प्रोसेस एरियाज इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको इंप्रूव किया जाता है। कैपेबिलिटी लेवल्स को हम यूज़ करते हैं, जो कि टोटल 6 कैपेबिलिटीज़ लेवल हैं, 0 से लेकर 5 तक। ऑर्गेनाइजेशन चूजेस प्रोसेस क्रिटिकल टू इस बिजनेस, क्रिटिकल टू बिजनेस प्रोसेस चूज़ किए जाते हैं और प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी भी इसके अंदर आ जाती है कि आप स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपने कौन कौन सा प्रोसेस चूज़ करना है। कोई बंदा कहता है ये क्रिटिकल है, कोई कहता है ये क्रिटिकल है, तो फ्लेक्सिबिलिटी एक मिल जाती है। स्टेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर फोकस ऑन इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्री डिफाइंड मेच्योरिटी लेवल्स। जो प्री डिफाइंड मेच्योरिटी लेवल्स हैं उनके प्रोसेसेस देखे जाते हैं। मेच्योरिटी लेवल्स को ये यूज़ करता है, कैपेबिलिटी लेवल्स को यूज़ नहीं करता। मेच्योरिटी लेवल्स हमारे पास 1 से लेकर 5 तक हैं। ऑर्गेनाइजेशन अचीव गोल्स एसोसिएटेड विद ईच मेच्योरिटी लेवल सिक्वेंशली। जो भी हमारे पास गोल्स एसोसिएटेड विद ईच मेच्योरिटी लेवल हैं वो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने की कोशिश करती है। यानी पहले फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ने पहले लेवल पे जाना है तो उस लेवल के जो भी गोल्स होंगे वो उनको अचीव करेगी। अगर उसने दूसरे पे जाना है तो दूसरे के जो गोल होंगे उनको अचीव करेगी। जिस गोल को वो अचीव करती जाएगी उस लेवल पे वो ऑर्गेनाइजेशन मूव करती जाएगी। तो ये स्टेप वाइज मूवमेंट होती है। प्रोवाइड द स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट पाथ, और यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर्ड पाथ मिल जाता है इंप्रूवमेंट के लिए।
नेक्स्ट हमारे पास है कि एक हॉस्पिटल का सिनेरियो गिवन होता है, उसके अंदर डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस गिवन होंगी कि सॉफ्टवेयर में ये हो गया ये हो गया, तो आपने बताना है कि डिफेक्ट इसमें से कौन सा है, बग कौन सा और फेलियर कौन सा है। तो हम क्या करते हैं कि हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। डिफेक्ट हमारे पास क्या है, डेविएशन फ्रॉम कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर रिक्वायरमेंट से अगर डेरिवेशन हो गई या डेविएशन हो गई तो वो डिफेक्ट होगा। मोस्टली फाउंड आफ्टर डिप्लॉयमेंट, ये डिप्लॉयमेंट के बाद होता है या जब प्रोडक्ट शिप कर दिया जाए कस्टमर को तब ये चीज़ होती है। बग क्या होता है, एरर्स फाउंड बिफोर सॉफ्टवेयर इज रिलीज्ड, सॉफ्टवेयर को रिलीज करने से पहले या शिप करने से पहले जो भी एरर्स होते हैं उनको बग बोला जाता है। फाउंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट टेस्टिंग, बग जो होते हैं डेवलपमेंट्स के दौरान आते हैं या टेस्टिंग के दौरान आते हैं, डेवलपर्स को इनका पता होता है। फेलियर क्या होते हैं, इनअवेलेबिलिटी टू सॉफ्टवेयर, अच्छा जब कोई फॉल्ट सॉफ्टवेयर के अंदर रह गया, अब वो फॉल्ट करने के बाद जब आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करने के बाद जो वो आउटपुट ख़राब हो रही है या सॉफ्टवेयर क्रैश कर रहा है उसको फेलियर कहते हैं। इनएबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड, जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे उसने परफॉर्म नहीं किया। अकर्स व्हेन फॉल्ट्स अफेक्ट एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन को फॉल्ट अफेक्ट कर दें तो जो हमारे पास रिजल्ट ऑफ फॉल्ट होता है उसको बेसिकली फेलियर बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या, सिस्टम क्रैशेज और प्रोड्यूसेस रॉन्ग इनपुट, सिस्टम क्रैश कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डिफरेंस बिटवीन CMMI लेवल 4 एंड लेवल 5। अच्छा, इस क्वेश्चन में मूव करने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि मैच्योरिटी लेवल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। हमारे पास 5 मैच्योरिटी लेवल होते हैं। पहला मैच्योरिटी लेवल हमारे पास इनिशियल होता है, सेकंड हमारे पास मैनेज्ड होता है, थर्ड हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है डिफाइंड, फोर्थ होता है हमारे पास क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड और फिफ्थ होता है ऑप्टिमाइज्ड। तो इनकी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा ताकि कोई भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आता है तो आपको जनरल कंसेप्ट में इसका दे देता हूँ। इस वीडियो में मैं हैंडआउट्स को कवर नहीं करूँगा, जस्ट सब्जेक्टिव पार्ट को मैं कवर कर रहा हूँ, बाकी आप दूसरी वीडियोस से हैंडआउट्स देख सकते हैं। तो हमारे पास जो लेवल 4 और 5 में डिफरेंस होता है कि लेवल 5 को क्वांटिटेटिवली मैनेज किया जाता है। क्वांटिटेटिवली मैनेज करते हुए हम क्या करते हैं कि बाउंड्रीज बना देते हैं, क्वांटिटेटिव बाउंड्रीज बनाते हैं और प्रोसेस के अंदर वेरिएशन पैरामीटर्स को देखते हैं कि कितना प्रोसेस वेरिएट कर रहा है और उसको उस बाउंड्री के विद इन लाने की कोशिश करते हैं, विद इन दैट एक्सेप्टेबल रेंज जो हमने डिफाइन कर दी। जबकि CMMI लेवल 5 होता है, इसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हैं, हम प्रोएक्टिव प्लानिंग करते हैं और मेंटेन करते हैं जो हमारे पास एक्सेप्टेबल रेंज है उसके अंदर प्रोसेसेस को। सिर्फ एक प्रोसेस को या एक वक्त का काम इसमें नहीं करते, बल्कि हमेशा के लिए रूल्स, इम्प्लीमेंटेशंस, पॉलिसीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें बुक के लिहाज से क्या बातें हैं। CMMI लेवल 4 के अंदर फोकस ऑन क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट एंड स्टैटिस्टिकल कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस, क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट पे फोकस कर रहे हैं। एड्रेसेस स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन, स्पेशल कॉज देखते हैं वेरिएशन की क्या है, क्योंकि एक खाली एक टाइम के लिए देख रहे हैं तो इसलिए स्पेशल कॉज देखता है। यूजेस मैट्रिक्स फॉर प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए मैट्रिक्स देखता है, डिफरेंट यानी डिफरेंट पैरामीटर्स के अगेंस्ट अपने आप को जज करने की कोशिश करता है। लेवल 5 में क्या होता है, फोकसेस ऑन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है। एड्रेस कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन, जो हमारे पास कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन है ये देखते हैं। जो पिछले वाला था वो स्पेशल कॉज देख रहा था, ये कॉमन कॉज देख रहा है क्योंकि इसने जनरली पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा के लिए काम करना है। इम्प्रूव्स प्रोसेसेस प्रोएक्टिवली ये प्रोसेसेस को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हमने CMMI लेवल 1 का बताना है कि क्या है और कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बतानी है। तो इसमें हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं एडहॉक होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, प्योरली कंट्रोल्ड होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स की ये है कि प्रोसेसेस आर नॉट वेल डिफाइंड नहीं है। वर्क इज रिएक्टिव रादर देन प्लान्ड, वर्क हमारे पास रिएक्टिव होता है। और सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस फ्रीक्वेंटली चेंज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जो प्रोसेसेस हैं डेवलपमेंट में चेंज होते रहते हैं, कोई एक प्रोसेस नहीं होता वेल डिफाइंड। नेक्स्ट है व्हाट इज CMMI अप्रेजल, व्हाट इज इट्स मेन गोल। CMMI अप्रेजल क्या है, इसकी डेफिनेशन बतानी है, अपने अल्फाज में बता सकते हैं। मैं आपको उर्दू में इसको बताऊं कि अप्रेजल में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि काम सही हुआ है या नहीं। तो हम क्या करते हैं कि कलेक्ट करते हैं डाटा को और उसको फिर रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं और परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करते हैं या कंप्लायंस लेवल देखते हैं। तो अप्रेजल डिफाइंड एज प्रोसेस टू कलेक्ट, रिव्यू एंड एनालाइज डाटा टू मेजर परफॉर्मेंस और कंप्लायंस लेवल। मेन गोल हमारा यहाँ पर क्या होता है, मेन गोल छोटा सा इसका ये है, इफेक्टिवनेस ऑफ फ्रेमवर्क देखते हैं कि जो हमने फ्रेमवर्क डाला था क्या वो इफेक्टिव रहा या नहीं। लेकिन इसको उर्दू में तो मैंने बता दिया, इंग्लिश में पूरे डिटेल में देखने की। द मेन गोल इज टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ फ्रेमवर्क और प्रोसेस। द कलेक्टेड डाटा इज कंपेयर्ड विद डिजायर्ड और स्टैंडर्ड डाटा टू आइडेंटिफाई द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड। यानी हम इफेक्टिवनेस ऑफ फ्रेमवर्क देखेंगे या प्रोसेस देखेंगे और जो कलेक्टेड डाटा है उसको एनालाइज किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा डिजायर्ड डाटा के साथ या स्टैंडर्ड डाटा के साथ, और फिर गैप देखा जाएगा जो हमारे पास अभी कलेक्टेड डाटा है और जो डिजायर्ड डाटा में कितना डिफरेंस आ रहा है। ये हमारे पास अप्रेजल होती है। नेक्स्ट है
कि नेम द कंपोनेंट्स ऑफ CMMI प्रोसेस मॉडल। तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, प्रोसेस एरिया, जेनेरिक प्रैक्टिसेस और स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन EPG एंड प्रोसेस एक्शन टीम। तो इंजीनियरिंग प्रोसेस ग्रुप जो होता है ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। प्रोसेस एक्शन टीम एक स्पेसिफिक प्रोसेस एरिया पे या एक स्पेसिफिक प्रोसेस पे काम करती है। तो EPG improves प्रोसेस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, evaluate existing processes and suggest improvements and manage multiple PETs। जो प्रोसेस एक्शन टीम होती है ये implements improvement initiative in specific process areas, develop procedure and process documentation। प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन भी ये डेवलप करती है, एक्ट एज वर्कर बीज फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, और वर्कर बीज के तौर पे प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रही होती है। डिफाइन मेंटेनेबिलिटी एंड मेंशन 3 टाइप्स ऑफ चेंज रिक्वेस्ट। मेंटेनेबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एंड रिपेयर फॉल्ट्स एंड मेन मॉडिफिकेशन एफिशिएंटली। मॉडिफिकेशन जो प्रोसेस में हो रही है एफिशिएंटली हो जाए, ये मेंटेनेबिलिटी होता है। और जो 3 टाइप्स हैं चेंज रिक्वेस्ट की, ये हैंडआउट में मेंशन नहीं है, लेकिन क्वालिटी के अंदर हमारे पास मेंटेनेबिलिटी के अंदर 3 तरह की चेंजेस होती हैं, करेक्टिव चेंजेस, अडॉप्टिव चेंजेस और परफेक्टिव चेंजेस। करेक्टिव चेंजेस का मतलब यह है कि हमारे पास कोई फॉल्ट आ गया, कोई बग आ गया, हमने उसको करेक्ट करना है, ये करेक्टिव चेंजेस होती हैं। अडॉप्टिव चेंजेस हमारे पास कौन सी होती हैं कि कोई न्यू एनवायरनमेंट में हम मूव कर रहे हैं, पहले कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम वेरिएंट था, अभी किसी और में जा रहे हैं, तो हमने कुछ चेंजेस करने हैं, उनको अडॉप्टिव चेंजेस कहते हैं, जिनके अंदर हमने अडॉप्ट करना है नई चीज़ के साथ। परफेक्टिव चेंजेस कौन सी होती हैं कि हमने इंप्रूवमेंट लेके आनी है अपने प्रोडक्ट के अंदर, एक नए फीचर्स ऐड करने हैं, उसको अच्छा बनाना है, फ्यूचर यूज़ के लिए सोचना है। तो ये हमारे पास परफेक्टिव चेंजेस होती हैं, जो हम अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये 3 हमारे पास चेंजेस हैं। व्हाट आर 4 लेवल्स ऑफ रिस्क? 4 लेवल्स ऑफ रिस्क में हमारे पास कैटास्ट्रॉफिक होता है, क्रिटिकल होता है, मार्जिनल होता है और नेग्लिजिबल होता है। थोड़ा इनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। कैटास्ट्रॉफिक जो होता है इसके अंदर हमारे पास लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो जाती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इरिवर्सिबल एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं और कंटिन्यूस इसका 24 आवर यूजेज होता है। और डिजास्टर किस्म के सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट आते हैं इसके अंदर। जो क्रिटिकल होता है, क्रिटिकल का भी कंटिन्यूस यूजेज होता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कुछ थोड़े बहुत इंटरप्शन पीरियड्स होते हैं। और हमारे पास इसके अंदर लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ तो नहीं होता, लेकिन सीरियस इंजरी आ जाती है ह्यूमन लाइफ को। और इम्पोर्टेंट हमारे पास इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट इसके अंदर आता है। डिजास्टर तो नहीं आता, लेकिन इम्पोर्टेंट आ जाता है। और इसके अंदर इन्वायरमेंटल डैमेजेस भी होते हैं। जो हमारे पास मार्जिनल होता है, मार्जिनल के अंदर हमारे पास कंटिन्यूस यूजेज तो नहीं होता, कंटिन्यूस यूजेज उस तरह 24 आवर्स वाला तो नहीं होता, लेकिन इंटरप्शंस के साथ होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास मार्जिनल के अंदर सिग्निफिकेंट किस्म का सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है और माइनर इंजरीज आती हैं। सीरियस थ्रेट नहीं होता ह्यूमन लाइफ को, या कोई परमानेंट इंजरी नहीं होती जैसे हमारे पास क्रिटिकल में हो रही थी। मार्जिनल में हमारे पास माइनर इंजरीज होती हैं। और हमारे पास जो होता है निग्लिजिबल में हमारे पास टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत यूजेज होता है इसके अंदर, और कोई हमारे पास सोशल या इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं आता, कोई थ्रेट नहीं होता ह्यूमन लाइफ्स को और रिस्क नहीं होता ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर कोई भी, और इस तरह की कोई इंजरीज वगैरह नहीं आती। तो हमारे पास ये 4 लेवल्स ऑफ रिस्क हैं। इसके बाद हमारे पास है एक्सप्लेन टेक्निकल सोल्यूशन प्रोसेस एरिया एंड राइट्स मेन गोल। तो टेक्निकल सोल्यूशन प्रोसेस एरिया जो है सिलेक्शन, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोल्यूशंस के ऊपर फोकस करता है ताकि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाए। यूजिंग सोल्यूशन शुड बी ट्रेसेबल टू रिक्वायरमेंट्स एंड सेटिस्फाई बोथ फंक्शनल एंड क्वालिटी नीड्स। तो हमारे पास इसके मेन गोल्स क्या होते हैं कि हमने प्रोडक्ट कंपोनेंट सॉल्यूशंस को सिलेक्ट करना है, डेवलप द डिज़ाइन को डेवलप करना है, इंप्लीमेंट द प्रोडक्ट डिज़ाइन, और जो भी हमने डिज़ाइन डेवलप किया उसको फिर इंप्लीमेंट करना है। तो ये हमारे पास इसके गोल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 3 डायग्राम्स कॉमनली यूज इन टेक्निकल सोल्यूशन प्रोसेस एरिया। तो इसके अंदर हमारे पास डेटाबेस डायग्राम, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, मैंने 4 मेंशन कर दिए। इनमें से कोई भी आपने 3 याद रख लेनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये हमारे पास हैंडआउट्स में मेंशन नहीं है, ये हमारे पास स्लाइड्स में मेंशन है, स्लाइड से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई होप सो कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, क्योंकि नॉर्मली लोग हैंडआउट्स कवर करते रहते हैं, लेकिन मैं वो चीज़ें भी कवर करवा रहा हूँ जो स्लाइड्स में और पेपर में आ रही हैं। अब पेपर में आ जाएं और आपने स्लाइड्स कवर ही ना की हो, सिर्फ हैंडआउट्स कवर किए हो, तो फिर आप क्या करेंगे। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें। नेम द 6 ऑडिट प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स। अब देखें ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास हैंडआउट्स में अवेलेबल नहीं है, तो ये भी मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स क्या हैं ऑडिट के। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हम प्रायोरिटी एरियाज़ को स्टैब्लिश करते हैं। एरिया स्टैब्लिश करने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑडिट के रूल्स क्या होंगे। रूल्स को देखने के बाद फिर हम देखते हैं कि कितनी बार ऑडिट करेंगे, साल में, हर महीने करेंगे, हर रोज़ करेंगे, हर हफ्ते करेंगे। तो ये हमारे पास प्रोसेस फ्रीक्वेंसी आती है। फिर हम पैरामीटर्स देखते हैं कि किन पैरामीटर्स के अगेंस्ट जो है ना हमने करना है। फिर फॉलोइंग अप होता है, हम फॉलो अप करते हैं। फिर कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स, फिर जो भी रिजल्ट होते हैं वो हम कम्युनिकेट करते हैं आगे। तो ये हमारे पास एक इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स होते हैं कंटिन्यूस ऑडिट के।
उसके बाद हमारे पास है व्हाट डज इट मीन इफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बजट इज़ हाई। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बजट हाई होगा तो ज़ाहिर बात है हमारे पास क्वालिटी के लिए बजट ज़्यादा मिल जाएगा और हमारे पास सॉफ्टवेयर फेलियर के लोअर चांसेस होंगे और ओवरऑल क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। डू यू एग्री दैट सेम कॉन्सेप्ट हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग गिव रीजन। तो हमारे पास जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी। देयर फॉर द सेम क्वालिटी कॉन्सेप्ट में हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन डिपेंडिंग ऑन स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव्स। जो कंज्यूमर होगा वो और लिहाज से सोचेगा, यूज़र होगा और लिहाज से सोचेगा, प्रोड्यूसर होगा और लिहाज से सोचेगा। तो ये इस वजह से हमारे पास जो हर बंदे की डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं और डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी में। नेक्स्ट हमारे पास है नेम द आर्टिफैक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो आर्टिफैक्ट्स जो है हमारे पास साइन कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, एस्टिमेशंस, गैप एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लान, डेमो प्लान, इनवॉइस प्लान, ये तमाम आपने याद रखने हैं। उसके बाद है कि डिफाइन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास वो होती है जो कि हमें ऑब्वियस नज़र आ रही होती है, ये विजिबल होती है, मेजरेबल होती है, ऑब्जर्वेबल होती है। और जो हमारे पास फाइनेंशियल लॉस आ रहा है या ह्यूमन लाइफ का लॉस आ रहा है, ये हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो हमें विजिबल नहीं होती और लॉन्ग टर्म के बाद हमें शो होती है, उसका इम्पैक्ट भी लॉन्ग टर्म होता है। और इसके अंदर हमारे पास शेयर मार्केट का शेयर जो है वो ख़राब हो जाता है या हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं उनका ट्रस्ट कम हो जाता है। तो ये हमारे पास डोर टॉक कॉस्ट होती हैं। इनको बुक के लिहाज से देख सकते हैं। कॉस्ट डायरेक्टली लिंक टू मिसिंग क्वालिटी से डायरेक्ट लिंक होती है, इजिली मेजरेबल एंड विजिबल। और एग्जांपल में फाइनेंशियल लॉस और फिजिकल इंजरी। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है हिडन कॉस्ट अकरिंग लेटर ड्यू टू मिसिंग क्वालिटी, लेटर अकर होती हैं, डिफिकल्ट टू मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। रेपुटेशन लॉस हो गया, मार्केट का शेयर लॉस हो गया या कस्टमर डिस्ट्रस्ट आ गया। अच्छा, मेथड टू प्रिवेंट फेलियर्स को प्रिवेंट करने के क्या मेथड्स हैं। डिफेक्ट प्रिवेंशन कर लेते हैं, डिफेक्ट डिटेंशन एंड रिडक्शन, डिफेक्ट रिमूवल और कंटेनमेंट, इम्पैक्ट कॉज एनालिसिस। इम्पैक्ट कॉज एनालिसिस में हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, उसको फिक्स करते हैं और फिर हम कीप गोइंग करते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट और कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट हम करते रहते हैं। अच्छा, मैंने जो है ना क्वालिटी के कोर्सेज भी किए हुए हैं इसके बुक के अलावा और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड क्वालिटी इंजीनियर हूँ। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना था कि कॉन्टीन्यूस और कॉन्टीन्यूअल प्रोसेसेस होते हैं। कॉन्टीन्यूस के मतलब ये होता है कि हम ना प्रोसेसेस को, क्रिटिकल प्रोसेसेस को चूज़ करते रहते हैं और उनके ऊपर हम काम करते करते ग्रो करते रहते हैं। और जो हमारे पास कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट होती हैं वो ऐसी इंप्रूवमेंट आती हैं जो कि चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, रोज़ उनके ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास कॉन्टीन्यूअल इंप्रूवमेंट्स होती हैं। कॉन्टीन्यूअल इंप्रूवमेंट का मतलब ये है कि ये ना हमारे पास कुछ टाइम पीरियड के बाद हम एनालाइज करते हैं और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, जो हमारे काम होते हैं, वो कुछ टाइम इंटरवल के बाद आ रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो मैच्योरिटी लेवल्स हैं 5, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले इनिशियल लेवल होता है, लेवल 1। इनिशियल लेवल में हम क्या करते हैं कि हमारे पास या तो प्रोसेस होता ही नहीं है या होता भी है तो बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव होता है कि अगर उसको फॉलो किया भी जाए तो हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आते। और जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बहुत अनस्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल चल रही होती हैं। और जो हमारे पास इसके बाद लेवल आता है मैनेज्ड में क्या होता है कि एक बंदा होता है जो तमाम प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको हीरो बोलते हैं या ब्लॉकर इशू इसके अंदर आता है। तो प्रोसेसेस जो पॉलिसीज़ और फ्रेमवर्क्स होते हैं उन वो इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं और प्रोसेसेस उनके लिहाज से बन जाते हैं। लेकिन प्रोसेसेस ना स्पेसिफिक होते हैं काम के लिहाज से, और एक बंदा होगा उसको पता होगा कि इस काम में क्या करना है। वो बंदा अवेलेबल नहीं है तो ब्लॉकर का मसला आएगा। और इसके अंदर जो इवेंचुअली कस्टमर होते हैं प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर देते हैं। ये बातें मैं कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में ये पूछी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो लेवल आता है वो डिफाइंड आता है, जिसके अंदर प्रोसेसेस को डिफाइंड कर दिया जाता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जो वर्कफोर्स होती है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है कि ये जो प्रोसेसेस हैं इनके लिहाज से काम किया जाए। और जो लोग होंगे उनको पता होगा कि हमने क्या करना है। वेल डिफाइंड प्रोसेसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड। क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड के अंदर प्रोसेसेस को क्वांटिटेटिवली मेजर किया जाता है। एक हम क्वांटिटेटिव बाउंड्री बना देते हैं और वेरिएशन के हमारे मैट्रिक्स या पैरामीटर्स होते हैं, प्रोसेस को उनके लिहाज से एवेलुएट करते हैं और एक एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। और हमारे पास प्रिडिक्टिविटी लाई जाती है स्टैटिस्टिकल के ज़रिए, और स्पेशल कॉज फाइंड करने की कोशिश की जाती है प्रोसेस के लिहाज से, और सिर्फ उस प्रोसेस के ऊपर उस वक्त के ऊपर काम किया जा रहा होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑप्टिमाइज्ड, जो कि क्वांटिटेटिव मेजर्स इसके अंदर भी इंक्लूड होती हैं, लेकिन हम सिर्फ एक स्पेसिफिक
सिनेरियो के लिए काम नहीं करते, बल्कि इम्प्रूवमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे पास कॉमन कॉजेज़ हम निकालें और जो हम प्रिडिक्ट करें फ्यूचर को, और प्रोएक्टिव प्रोसेस बिल्डिंग करें। जितने भी हम काम कर रहे हैं वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट हों, फ्यूचर के अंदर वो इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्पफुल रहें। तो ये हमारे पास डिफरेंट मैच्योरिटी लेवल हैं। और ये जो हमारे पास वीडियो है यहाँ पर एंड होती है। वीडियो देखने के बाद लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा और पेपर देने के बाद बताइएगा कि आपके कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आए। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो बाकी स्टूडेंट्स से शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह कंटेंट मिलता रहे, आपको इधर उधर भागना ना पड़े, चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। मैं ये नहीं करता कि वॉच टाइम लेने के लिए ज़्यादा ज़्यादा वीडियोस बस बातें करता रहूँ हवा में और रिकॉर्ड करता रहूँ। आपने देखा होगा मेरी जितनी वीडियोस होती हैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पहले चीज़ों को समझना, फिर उनको कंसाइज करना और फिर जल्दी से उसको रिकॉर्ड करके समझाना, दैट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। जबकि लंबा लंबा करके पढ़ाना, वॉच टाइम इंक्रीज़ करने के लिए लंबी लंबी वीडियोज़ रिकॉर्ड करना, दैट्स एन ईजी थिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।